बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। ये मेरा पहला ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिसमें मुझे ओवरऑल पूरा प्रोग्राम जो है ना वो मुझे कब्रिस्तान में ही इन लोगों की आहो बका आपको सुनानी पड़ रही है, क्योंकि माँ बाप जा ही नहीं रहे अपने घर के अंदर। कैसे जा सकते हैं? ये माँ भी इधर मौजूद, सब घर वाले इधर ही रहते हैं कब्रिस्तान में, क्योंकि इनके प्यारे 22 साल के लाडले तरीन अब्दुल रऊफ़ की जो 16 साल की उम्र थी इस बच्चे की, सॉरी 22 साल भी नहीं 16 साल थी इस बच्चे की उम्र, वो इस जगह जो है उसको पहुंचा दिया गया है इस कब्र में। 16 साल का बच्चा, ज़रा गौर से अपने घरों के अंदर अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। ज़रा 16 साल का बच्चा अगर किसी के घर में लड़का हो, ज़रा वो दिल पे हाथ तो रखे और ज़रा सोचे तो सही कि अब जो मैं आपको अगले अल्फाज में मेरे आप जो सुनेंगे, ज़रा अपने दिल पे हाथ रखकर अपने उस 16 साल के बच्चे को अपनी नज़रों में रख कर फिर आप जो है वो सुनिएगा ये खबर। उस बाप ने जिसने अपने 16 साल के बच्चे को इस तरीके से खोया कि वो हंसता खेलता बच्चा जिसको ये दुबई भेज रहे थे उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, पैसे जमा कर रहे थे, पासपोर्ट बना रहे थे, पासपोर्ट इनफैक्ट में शायद बन भी चुका था उस बच्चे का, और उसके लिए सुहाने एक जो माँ बाप एक ख्वाब देखते हैं अपने उस 16 साल बच्चे के लिए, वो देख रहे थे खुशी के दिन आने वाले थे कि अचानक वो कहते हैं ना कि आप अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ के करें। उसके कुछ वो दोस्त आते हैं गाड़ी के अंदर जिनकी शोहरत को ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बाद में पता चलता है कि उनकी शोहरत को ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो उसको और उसके कज़न को गाड़ी में बैठा के लेके जाते और एक ख़ास मकाम पर जाकर उस 16 साल के बच्चे को रॉड से मार के सर पे उसकी ज़रब देकर रॉड से, और ये माँ बाप सुन रहे हैं। इनको जब बताया गया होगा इनके ऊपर क़यामत क्या टूटी होगी, ज़रा सोचें। अब मैं कह रही हूँ ना कि अपने 16 साल के बच्चे को जहन में रख के सोचिएगा। ये वो प्यारा सा बच्चा है, ये 16 साल का लड़का अब्दुल रऊफ़ जिसकी ये कब्र है। ज़रा इसकी पहले इस वाक़े से पहले की इसकी तस्वीर देखिए और ये फिर माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, बहन भाइयों के ऊपर क्या गुजरी होगी जब इस हालत में उनको ये मिला होगा। ये इसकी कब्र है और उसको मार के फिर उसको जो है वो बाकायदा तौर पे उस बाप को ना इसके लिए इंसाफ हासिल करने के लिए पहले तो इनके साथ एक ऐसा वाक़या हो गया, क़यामत उस पर उससे बड़ी ये है कि इस बाप को तलाश करना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़ा इस वजह से, क्योंकि इसने देखा कि यहाँ पे तो इंसाफ उस वक्त तक मिल नहीं सकता है जब तक कि आपको मीडिया हाईलाइट ना करे या वो केस मीडिया पे आके हाईलाइट ना हो और वो एक हाई प्रोफाइल केस ना बन जाए। तो एक आम आदमी अपने 16 साल का बच्चा खोने के बाद जो है वो मीडिया को तलाश करता है, बजाय इसके कि कानून उसको इंसाफ दिलाए, ये रियासत उसको इंसाफ दिलाए, उसको सहारा तलाश करना पड़ता है। एक तो ये क़यामत, एक ये क़यामत। अब ज़रा सुनिएगा गौर से। ये बच्चा जो है, ये जो माँ बाप का सहारा था, इसके जो माँ बाप हैं इनके ख़ुद के ऊपर जो है वो कुछ अरसे पहले फायरिंग हो गई, क्योंकि जो बदनाम ज़माना वो लड़के थे उन्होंने बकौल इनके घर वालों के पुलिस से साज़बाज़ करके उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। और किसी मीडिया ने अभी ये इतने सादा लोग हैं कि अभी आपसे मैं जब बात करवाऊंगी कि इनको पता ही नहीं है कि मीडिया तक रसाई कैसे हासिल की जाती है। अचानक मैं वहाँ पे आ गई तो इन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया, तो मैंने फौरी तौर पे इनकी इजाज़त की, क्योंकि इससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा काम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पहली फुर्सत में इनकी आवाज़ बनने का फ़ैसला किया। ज़रा मैं चल रही हूँ उस बाप की जानिब, ज़रा सुनिए उस बाप को जिसने मुझे, जो पागलों की तरह मुझे तलाश करता हुआ आया था कि कोई मीडिया मुझे मिल जाए जहाँ पे मेरे बच्चे का मैं एक केस जो है वो मैं बता सकूँ मेरे साथ हुआ क्या है, ताकि वो हाई प्रोफाइल बने और मेरे लिए आसान हो जाए उसको इंसाफ दिलाना। ज़रा उस बाप के पास सबसे पहले चलते हैं। अब्दुल सत्तार भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इस बच्चे के बाप। अब्दुल सत्तार भाई, सबसे पहले तो जो क़यामत आप लोगों पे गुजरी है, मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मैं ये वैसी ताज़ियत और ये दादरसी आपकी रियासत को करनी चाहिए थी, और वो जो इंसाफ के वो जो अलमबरदार हैं उनको करनी चाहिए थी। लेकिन मैं आवाम की तरफ से तो सबसे पहले आप नुमाइंदगी करते हुए, जो आपके साथ हुआ उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके लिए किसी किस्म के मेरे पास आपके लिए तसल्ली के कोई अल्फाज नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये वाक़या जो हो गया अब आप चाहते क्या हैं? सिर्फ मुझे पहले ये बताएं, सबसे पहला सवाल ही मेरा ये। भाजी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि ये मासूम बच्चा, इसने कुछ अभी ज़िंदगी नहीं, इसके ख्वाब थे कि बाबा सही मैं जाऊँ, यहाँ से बाहर जाऊँ, मैं जाके अपने आप को कुछ बनाऊँ, अपने लिए कुछ करूँ। अभी इसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए, इसने 16 साल का था। 16 साल का बच्चा था। ये उनकी माँ अम्मी बेटी है, इसका भाई है। अभी वो जिसके दिल में गुजरती हो तो माँ बाप को ही मालूम है कि क्या होता है। घर तो पूरा उजाड़ दिया इन्होंने,
जालिमों ने। ऊपर से जब मैं ये कानून के सहारे थाने में गया, वहाँ पे जाके खड़काया कि भाई मेरा एफआईआर काटो, मुजरमों को गिरफ्तार करो, तो मुझे बोलते हैं आप ऐसे करो कल आ जाओ रात को 9 बजे। जब 9 बजे कल गया तो फिर मुझे ये आप उस वक्त बता रहे हैं कि जिस वक्त आपका 16 साल का बच्चा मार दिया और इस पे वो कह रहे हैं कि आप कल आइएगा, बजाय ये कि फौरी तौर पे एक्शन लेते। एसएचओ नहीं है, साहब नहीं है, आप कल आ जाइए। फिर मैं रात को 9 बजे गया हूँ तो मुझे बोलता है अभी साहब नहीं है, आप रात को 12 बजे तक इंतज़ार करो। फिर 12 बज गए, 12:30 बज गए, फिर मुझे बोलते हैं कि चलो ये 302 का केस है, आप 5 लाख रुपए दे दो। अब बताओ 5 लाख रुपए घर में, ये क़यामत, मासूम बच्चा मेरा चला गया, 5 लाख भी मैं दूँ और उसके बाद मैं क्या करूं? मैं तो पागल हो गया, खुद अपसेट हो गया। फिर मैं घर पे आया, फिर इनकी अम्मी को बोला, फैमिली को बोला कि वो तो पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दो, उसके बाद एफआईआर कटेगी, ऐसे नहीं होगी। फिर मैंने एप्लीकेशन जज साहब को दिया, जज साहब ने आर्डर दिया कि अगर अभी एसएचओ नहीं काटता है तो मैं जज साहब इनको अंदर करूँगा एसएचओ को। 22 की एप्लीकेशन। तो फिर इन्होंने अपनी मर्जी से एफआईआर काटी, अपनी काटने के बंदों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद अगले पार्टी से 22 लाख रुपए लेके लाकअप से छोड़ दिए, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने कबूलदारी भी की कि हमने मारा है रऊफ़ को, उन्होंने कबूलदारी भी की, माना भी सही। और मुजरमों को छोड़े भी, ये डकैती भी यही करवा रहे हैं, ये जो ये शाह लतीफ़ थाने वाले। अभी ये सुनने में एसएचओ सस्पेंड हो गया है। अब इन कहाँ जाए आदमी, किसके पास जाए, कौन सा दरवाज़ा जाके खड़खड़ाए, इंसाफ मिले? कातिलों की फुल सपोर्ट कर रही है ये पुलिस। भाई मुझे ये बताइएगा अब्दुल भाई कि ये वाकया पूरा ज़रा मुझे बताइएगा कि ये 19 जून 2024 को क्या हुआ था आपके साथ? ये भाजी बच्चा मेरा खेल रहा था ये क्रिकेट, इसका कज़न था अफसार, वो उसके साथ। अच्छा। तो ये 5 जने आए, कोई इनके दोस्त ही थे। आजकल दोस्त भी पता नहीं कैसे हैं। ये स्कूल पढ़ता थे, वो भी ये, इनकी को पहले कोई आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने चूंकि पैसे जमा कर रखे थे इसके बाहर दुबई भेजने के लिए, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको अगवा करके लेके गए हो? तावान ले गए, अगवा करके ही ले गए इसको। और वो अगवा के लिए मैं जब थाने में गया हूँ तो उन्होंने खाली फॉर्मेलिटी 302 का बना के और जो है पूरा केस को अब आगे से पैसे लेके इन्होंने पूरा केस को इन्होंने खराब कर दिया। दोबारा मैं अभी गया हूँ, आईजी साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया कि सर मेरे से इंसाफ होए, मैं कहाँ जाऊँ? मासूम बच्चा, मर्डर भी मेरा, फायरिंग भी मेरे ऊपर, ये आई जो धमकियाँ भी मुझे दे रहा है कि मैं जो करना है जाओ कर लो, जो तुमको करना है करो। अब कहाँ जाए बाजी, हम कौन सी जगह में जाए? भाई मुझे एक बात बताएं, आप ये हालात होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त आप पे अव्वल तो इस बच्चे की हिफाजत जो थी वो कानून ऑफिस करने वाले इदारों और रियासत की जिम्मेदारी थी, अव्वल तो उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए। अब जब ये हो गया ये वाकया, तो होना ये चाहिए था कि आपको नहीं बल्कि उनको फौरी तौर पे मुतहरिक खुद हो जाना चाहिए था कि ये वाकया हुआ कैसे। आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके आपको कहा जाता है उस बाप को जो पहले से ज़ख्मों से चूरे, बेटे का जनाजा उठा के आ चुका है 16 साल के बच्चे का, और उसको ये कहा जाता है कि आप कल आइएगा, आज तो साहब नहीं है। तो उसके बाद आपको लगा कि अब जब तक कि आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ अब मीडिया है कि मीडिया के अंदर अगर ये हाई प्रोफाइल केस बन जाए तो मुझे इंसाफ मिल सकता है? क्या आपको वाकई में लगता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि जब तक कि मीडिया में आप मुझे ढूंढते हुए आए थे भाई, मुझे पता है जी बाजी, जी तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मीडिया में अगर केस ना आए तो आपको इंसाफ नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। ये मीडिया है, आप तो इसलिए तो माशाल्लाह ये इस आगे में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी देख रहे हैं, आपसे मैं वादा करती हूँ अगर बात यहाँ पे आकर टिक गई है ना कि मीडिया में ये आएगा तो हाईलाइट होगा। आज साइमा कवल ये प्रोग्राम अपना मैं करके जा रही हूँ, ये मेरा प्रोग्राम चलेगा उससे पहले मैं पूरे मीडिया को आपके पास भेजूंगी, ठीक है? ताकि आपकी ये बिल्कुल, अगर आप समझते हैं कि इस तरीके से आपको इंसाफ मिल सकता है, ये कम से कम मेरे हाथ में है कि मैं अपने बाकी साथियों को मैं यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म से पहली मरतबा बबांग दोहल मैं अपने उन तमाम तर साथियों जो एंकर्स हैं जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पर अपना इसी टाइप का प्रोग्राम करते हैं, मैं आप सबसे अब से इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद मैं आपसे रब्ता कर रही हूँ। खुदा के लिए यहाँ पे आइए, एक बाप आपको देख रहा है और एक माँ देख रही है। इस वक्त तक उनको इंसाफ नहीं मिल सकता बकौल इनके कि जब तक कि हम इनके साथ खड़े ना हो। अब आपको और मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करके आज चली जाऊँगी। बाकी जितने भी मेरे साथी एंकर्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, मैं वादा कर रही हूँ कि वो भी आपके पास आएंगे और वो करेंगे। मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ। ये मुश्ताक शाह है जिसने पैसे डिमांड किए मुझे, वो मुश्ताक शाह थाने में आई हुई है इन्वेस्टिगेशन का।
वो मना वेशी है और बड़ा शाह बोलता है, पता नहीं शेख है, शाह तो एले बेत है, उनकी हमारा को इज़्ज़त है, सैयद है ये तो अपने आप को बुलवाता है शाह है, उसकी आड़ में जो है ना लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लेके रिश्वत में, और जाके ये बंदे भी मैंने पकड़वाए थे, जाके उनको मुझे बोला पैसे दे 40-50 हज़ार गाड़ी में तेल डालूंगा, वो भी मैंने उसको दिए, बंदे भी अरेस्ट किए, उन्होंने कबूलदारी भी की कि हाँ बाकी हमने मारा है, अब्दुल्ला ने इसको राड मारा है, 5 जने। आपने बाप होकर ये बात सुनी? ये बोला आपने बाप होकर ये बात सुननी पड़ी आपको? मैं क्या करूं, मैं इंसाफ के लिए तो मैं जा रहा हूं, दरवाज़ा खड़खड़ा रहा हूं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक बाप का दिल की उस वक्त क्या हालत हुई होगी जब उसके सामने उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी कि वो अपने बच्चे को जब जिस कब्र में उतारा होगा 16 साल के, और उसके बाद उन बदबख्तों ने आपको ये बताया होगा उस रिकॉर्डिंग में कि हाँ हमने उसको इस तरीके से मारा। तो एक बाप को ज़रा सोचिएगा, ज़रा उस बाप पे क्या गुजरी होगी। बाप का हौसला है, ये है, मर्द है, इस वजह से इसको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है। मैं अब उस माँ के पास जा रही हूँ जिसके पास जाते वक्त मेरी टांगें कांप रही हैं कि मैं इससे सवाल कैसे करूँगी, लेकिन करना है मुझे सवाल। मैं सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दें कि मुझे आपसे सवाल करने पड़ रहे हैं। मुझे पता है आपकी सिसकियाँ मुझे वहाँ तक सुनाई दे रही थी। मुझे थोड़ा सा आप हौसला करें ताकि मेरे अंदर भी हौसला आए कि मैं आपसे सवाल कर सकूँ। मुझे पता, मुझे ये बताएं कि आप सुना है कि उसको दुबई भेज रहे थे आप लोग? जी जी। और बच्चे की जो ज़ाहिर उसने अभी मैट्रिक किया था, तो उसके दोस्त वगैरह आपने कभी नोट किया किस किस्म के थे? नोट किया था, पर एक वो बाकियों को मैंने नहीं देखा, एक को देखा जिसको बार बार अब्दुल्ला बोलता था, वो उसको मैंने देखा था। मैं अपनी अम्मी के घर होती थी तो वो उधर आता था, तो इन लोगों को मतलब इसे जान पहचान तक एक ही गली में आता था, रहता था कहीं और आता था मिलने, दूसरे बच्चों के साथ आता था मिलने। तो उस दिन आया था, माँ के घर में थी, हम लोग ये माना, फिर आ गए हम उसी दिन। तो आगे बोलते रात को आया, बोलते अम्मी कल हम जा रहे हैं ढाटार को, शाकी को, वो गाड़ी लेके दोस्त हमारे कुछ दोस्त हैं आ रहे हैं, प्लान बनाए हम लोग आ रहे हैं। तो मेरे बहन का भी बेटा उसके साथ था, वो आए दोनों, बोलते कल वो आएंगे हमें लेने, तो हम वहाँ जाएंगे। मैंने कहा बेटा देखो सही है तुम जा रहे हो पर ख्याल से जाना, देखना कौन सा। बोलते नहीं अम्मी अब्दुल्ला है, हम जानते हैं इसको। मैंने कहा सही है। तो फिर ये बाहर गए क्रिकेट खेलने, इंतज़ार किया, 2 बजे के करीब था, 1-2 बजे के करीब ये वहाँ गए। मैंने समझा यहीं पर है, तो रात को शाम हो गया। फिर उसका भाई आया, मैंने उससे पूछा तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं? बोलते अम्मी खेल रहे हैं। फिर वो पेशाब करने आए, फिर बाद में गया। फिर दूसरे दोस्तों ने बोला कार गाड़ी आया था, बाइक वाले आए, इसके दोस्त है, उन लोग को लेके गया। कहाँ लेके गया ये पता नहीं, बोलते यूँ सीधा यूँ गया। फिर अभी मेरा बहन का बेटा जो ओश में आया है, तो उसने ये दिया, बोलते वो कौमे में चला गया था ना, उस पर भी हमला हुआ था। जी, वो ओश में आया तो उसने बोला जो मुझे उन लोगों ने लेके गया, हम लोग को तो ये बोल रहा था हम लोग जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने वो क्रॉस करके मोड़ के गाड़ी को मोड़ा, तो हम लोगों ने उसको बोला क्यों तुम लोग यूँ मोड़ रहे हो, तुम लोग तो सिंध के इलाके में जा रहे हो, यूँ क्यों मोड़ा? फिर उसके ऊपर पिस्तौल रख के कहने लगा हाँ ज़्यादा बात नहीं करना, जो बोल रहे हैं वही करना, गर्दन नीचे करना, और कपड़े सर पे दे दिए, कपड़े सर पे दे दिए और सीधा लेके गया। तो अब्दुल्ला का सिर्फ इसने अब्दुल्ला को पहचाना, उसका आवाज़ पहचाना, बोल रहा था कि इन लोगों को लेके चलो उधर। अभी ये इलाका से उसका भी दिमाग अभी लड़के का भी थोड़ा सा दूसरा तरीके से, क्योंकि वो अभी कोमे से निकला है, तब हमें ये चीज़ें का पता चला है। मतलब वो जो एनी शाहिद है, उनका अपना कज़न जो खुद उसके साथ था, वो कौमे से वापस आ गया जी। और जाहिर है कि जब कौमे से बंदा उठता है तो फिर कुछ उसको मुकम्मल तौर पे होश में आने पे, मतलब मुकम्मल तौर पे जैसे कि मैं बात कर रही हूँ या कोई होशमंद बंदा बात करता है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी कोई ले और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी को सौंपे, चाहे वो पुलिस को सौंपें या किसी को भी, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। मुझे ये बताएं कि नंगे पाँव, इतनी गर्मी हो रही है, आप, मैं उस वक्त से देख रही हूँ आप नंगे पाँव यहाँ पे बेटे की कब्र पे बैठी हुई हैं। क्या करूं, कोई रोज़ ही आती हूं। कांटे कांटे, गर्मी तप रही है ज़मीन, आप इसमें इस तरह बैठी हैं। बेटा तो इससे तब गर्मी में सोया हुआ है, माँ अगर गर्मी में बैठे क्या होगा, तपरे पाओ। इतनी धूप में जो मेरा बेटा इस तरह से, तो मैं ये क्या है मेरे लिए। इधर वो बच्चा कब्र के अंदर चला गया और इस माँ के आप वो देखें कि मैं इस कांटों भरी इस ज़मीन में, चौकंडी का कब्रिस्तान है ये याद रखिएगा, पत्थर, मैं
इन जूतों के साथ मैं चल नहीं पा रही हूँ। ये माँ अपने आप को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि गर्क कर लेना उसने। क्या मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इस औरत पे और इस आदमी पे जो इसका बाप है, जो क़यामत टूटी हुई है। रियासत खुदा के लिए कोई सुन रहा है? कोई हुकूमत सुन रही है? कोई पुलिस में खुदा के लिए कोई ऐसा जीदार बंदा है कि जो कि इस वक्त इस सदमे को इनका जो गुजर रही है, इन पे क़यामत टूटी हुई है, उसका थोड़ा सा एहसास कर पाए। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि अब ब्रेक मुझे अपने लिए चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपनी फॉर्म में आने के लिए और मुझे इस सदमे से निकलने के लिए जो इस औरत के अल्फाज थे, यानी कि इसकी माँ के अल्फाज थे, मुझे खुद थोड़ा सा एक वक्फे की ज़रूरत पड़ी है। वक्फे के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे, मज़ीद कुछ आपको चीज़ें दिखाएंगे। हम मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं चौखंडी के कब्रिस्तान से उस एक ऐसा लम्हा मैं झेल कर आई हूँ कि यकीन मानिए कि क्या मेरा कैमरामैन, क्या मेरा इस कैमरे के पीछे मेरा प्रोड्यूसर, वो तक रो रहे थे। तो सोचिए कि जिनसे कोई जिस लड़के को कभी उन्होंने देखा नहीं है, इस माँ की आहो बका से उनके दिल पिघल गए, तो वो जिनके घरों के अंदर ये क़यामत बर्पा हुई होगी, उनकी हालत क्या हुई होगी। छोटी छोटी गलियों में, ये मैं बिल्कुल बहुत अंदरूनी इलाके में आई हूँ मैं। ये कब्रिस्तान से हार्डली कोई 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है इनका घर। छोटे छोटे घरों के अंदर इसी जगह पर अब्दुल रऊफ़ जो था वो अपना बचपन गुजार चुका है। यहीं पे अपनी उसकी जवानी जो थी, वो भी अभी तो सही तरह जवान भी नहीं, बच्चा हुआ था, 16 साल का सिर्फ वो बच्चा था। और इसी जगह पे वो सिर्फ कुछ अरसे पहले, पिछले साल तो बहुत दूर है, सिर्फ 2-3 महीने पहले वो बच्चा खेलता था यहाँ पे। वो अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारता था, फैमिली के साथ टाइम गुजारता था। आज दरो दीवार जो है वो सन्नाटा उनके ऊपर भी छाया हुआ है, वो वहशत इधर भी मुझे नज़र आ रही है। मुझे अब्दुल साहब भाई ये बताइएगा कि बच्चा जो था इन्हीं गलियों में, बच्चा जो था वो पला बड़ा, इधर ही छोटा होके बड़ा हुआ है, घूमना फिरना, सबसे मोहब्बत करना, मोहब्बत में बात करना। माशाल्लाह उसके हर कोई इलाके के अंदर सब दुखी हैं कि ये बच्चा अचानक कैसे हुआ, इसको क्या हो गया। इधर ही बाहर स्कूल से आके फिर ट्यूशन जाना, मदरसे जाना, अपना हर किसी के साथ मोहब्बत में प्यार से पेश आना। बस इसको ऐसे समझो कि जिससे प्यार मोहब्बत में बिठा के कोई दिल नहीं निकाले, इस तरीके से इसको धोखे में से इसको लेके जाके उधर बेगुनाह बच्चे को मार दिया। दादी हैं अभी आपको मैं देख रही थी, आप बहुत रो रही थी। मेरा बेटा था, छोटा था, मेरे से जुल्म करके, हमारे से जुल्म करके नौजवान मेरा बच्चा, उसको मुझों की सावल थी, जालमा ने उसको मार दिया। मैं क्या करूं बेटा, अल्लाह तुझे तौफीक देगा, अल्लाह उसको बर्बाद करेगा। मेरे बेटे को जिसने मारा है, अल्लाह करेगा बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या करूं बेटा, मैं अपने अल्लाह को बोलती। अब मैं सवाल नहीं कर पा रही इनसे कि अब सोचिए कि इनकी इतने दिन बाद ये हालत है। इस मोमर दादी पे जब ये ख़बर सुनी होगी कि मेरा अच्छा भला खेलता हुआ बच्चा, उसकी ये ख़बर आ रही है, उस दादी के ऊपर ये याद रखिएगा। वो कहते हैं कि अगर किसी का इस तरह लख्ते जिगर जो है उससे छीन लिया जाए, तो एक बाप के लिए पूरी दुनिया के भारी भरकम पहाड़ एक तरफ उनका वज़न और उस मासूम अपने बेटे का वज़न एक तरफ होता है। और वो मासूम का जनाजा वो भाई मेरे जो साथ में मौजूद हैं अब्दुल भाई उठा चुके हैं। भाई आपकी अम्मा को तो अभी भी सुकून नहीं मिल रहा है, उनको तो अभी तक जब से ये बाजी अब्दुल रऊफ़ शहीद हो गया, वफ़ात हो गया, तो अम्मा को दिन रात सुकून नहीं है। मैं उधर जाऊं तो ये भेड़ी जो है पुलिस वाले, ये खुदा इनको गर्क करे, रिश्वतखोर वेशियों को, वो पैसे मांगे, पैसे दो तो फिर हम एफआईआर काटें। कहाँ जाएं, घर में आऊँ तो माँ को देखूं, वालिद साहब के भी बाईपास ऑपरेशन हुआ है, वो उनकी तबीयत सही नहीं है, इनकी भी नहीं है, घर में भी सुकून नहीं है, बाहर में भी नहीं है। मासूम बच्चा वो भी चला गया। क्या आपको याद आता है आपका भाई? बिल्कुल, जब भी मेरे को याद आता है मैं रोने लग जाता हूँ।
कैसे? अच्छा देखो, ये तो एक हद तक ही सिर्फ उसको जानते होंगे, तुम उसके उस दोस्तों को थोड़ा सा जानते हो? कभी वो आते थे इधर, कभी उनका होता था उसके पास, उनका मिलना जुलना होता था ऐसा? किसके साथ? जो लड़के उसको लेकर गए थे, कभी उनमें से किसी को शनाख्त करते हो तुम? नहीं नहीं, उनको कभी नहीं देखा तब से पहले? मैंने कभी भी नहीं देखा उनको। मतलब वो कभी कभी मिलने वाले दोस्तों में से थे? अब्दुल्ला वाले जो जैसे जी आते थे। शायद। कभी कभी। जी। अच्छा, इस वाक़े के बाद से अब तुम कितने खौफज़दा हो गए हो कि तुम अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं कर पा रहे? अभी मेरे दोस्त ही नहीं है कि मेरे साथ किसी दोस्त ही भी नहीं है। घर से काम। आदत का कैसा था अब्दुल रऊफ? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मेरे साथ बहुत खेलता था जी। जब भी याद आता है रोने लग जाता है। ये बताओ कि जब तुम्हें ये खबर मिली थी तो तब क्या तुम्हें यकीन आ गया था फौरी तौर पे कि मेरे भाई के साथ ये ऐसा हो गया? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ। वो दिन याद है कि जिस दिन तुम्हें ये खबर मिली है तो तुम्हारी क्या हालत थी उस वक्त? बहुत ख़राब। पुलिस पे भरोसा नहीं है? ये काम तो पुलिस को करना चाहिए, और जो हमारे इंसाफ है वो मतलब फांसी जो है, उनकी सज़ा जो है फांसी ज़्यादा हो सकती है, तो क्या उससे तुम्हारा दिल नहीं भरेगा? पुलिस में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है हमको। पुलिस ऐसा है ही नहीं, पुलिस के लिए पैसे माल चाहिए उनको। मैं ज़रा अब उस घर के अंदर आपको लेकर जा रही हूँ जो अब्दुल रऊफ का घर था। कुछ अरसे पहले इसी घर के दरो दीवार के साथ वो जवान हुआ था, इसी माहौल में जवान हुआ था, इसी जगह पे उसको पता नहीं था कि इसी जगह पे एक दिन उसके बाद हमें आना पड़ेगा उसकी इस आखिरी निशानियों को दिखाने के लिए। तो जनाब ये है अब्दुल रऊफ का घर। बहुत छोटा सा घर है, बहुत जिस तरह एक गरीब का जैसा घर होता है बिल्कुल वैसा घर है। इवन कि आप देख रहे होंगे कि ये ब्लॉक्स हैं, इसमें तो पेंट तो क्या, इसके ऊपर कोई सीमेंट भी नहीं हुई। और जिन्होंने इस घर का वो ऐसा बच्चा था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इन तमाम घर वालों को कि हमारा बच्चा जो है वो दुबई जाएगा, कमा के लाएगा, अपने मुस्तकबिल को भी संवारेगा और इस घर की किस्मत को भी संवारेगा। इस घर की इन दरों दीवार के साथ इन घर वालों ने पत्नी क्या क्या ख्वाब देखे थे। एक कमरे का ये घर है। जिन बदबख्तों ने उस बच्चे को मारा है, जो उन्होंने कंधा इस ख़ानदान का जो है वो तोड़ा है इस वजह से, क्योंकि वो कमाने वाला बच्चा था। अब 16 साल का था, दुबई चला जाता, वो अपनी मजदूरी हलाल की कमाता, तो आज ये घर वाले जो थे वो उस वक्त के इंतज़ार में थे। एक कमरे का वो घर है। यहीं से हम लोगों की काविशें शुरू होती है ना, घर वालों की, माँ बाप की, बड़े बहन भाइयों की, यहीं से काविशें शुरू होती है ना कि अब इसको जो है हम बाहर भेजेंगे। फिर सुहाने ख्वाब हम देखते हैं, सारे मलिया मेट कर दिए उन बदबख्तों ने। छोटे से इस बच्चे को ना सिर्फ मारा है बल्कि इस घर का वो कफील भी छीन लिया उन्होंने। ये इस घर की आप इस वक्त जो है वो इनकी कसमपुरसी आप जो है वो आप देख रहे हैं। इस कसमपुरसी में इस बच्चे को भी इनसे छीन लिया गया। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल है कि शायद ही कोई शकीकुल कल्ब कोई ऐसा दुनिया में पैदा हुआ हो दौरे हाजिर में कि जिसका दिल किया हो कि यार ऐसे घर से, ऐसी माँ से, ऐसे बाप से उनका नायाब और बहुत लायक बच्चा जो कि इनके लिए सहारा बनने वाला था, वो सहारा इन्होंने छीन लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अभी आप कब्रिस्तान से होके आइए मेरे साथ। आपको किसी भी सुनाए कि किसी भी वक्त में, किसी भी कल आपको चैन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको हर वक्त सुनाए कि आपको अब्दुल रऊफ की याद सताती रहती है, और आप सुनाए कि खाना वगैरह भी आपका बिल्कुल जो है वो अब कुछ पता नहीं है आपको कि खाना आपको खाना है या नहीं खाना है। ऐसी हालत आपने कर ली अपने बेटे के लिए। बेटा तो चला गया, आपको तो हौसला करना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा हौसला करें। अभी तक आपने हौसला नहीं किया इतने दिन। हौसला कैसा करेंगे, तो अकेली रहती हूँ सारा दिन। बस बेटा जैसे अभी आएगा घर से, अम्मी करेगा, अम्मा बुलाएगा, अम्मा खाना दो, या कभी आएगा अम्मा थोड़ा सा पैसा दो, अम्मा भूख लगी है। मैं कैसे अभी दिल को तसल्ली दूँ, या मेरे साथ बैठ के खा रहा है कुछ। ऐसे यही हाल है मेरा, सारा दिन रोती रहती है। ऐसे दिल बोलता है ऐसे चीख के रो। फिर बाद में सोचती हूँ अगर चीखूं तो क्या वो आएगा इतना चीखने से। जो इस हाल होता है ना, मेरे शोर मुझे तसल्लियाँ दे देंगे। मैं बोलती हूँ तुम तो मर्द जाते, तुम बाहर जाती हो, मैं औरत हूँ अकेली रो के मेरा तो बुरा हाल है। मैं कहीं जाती भी नहीं। मैं बोलती हूँ मेरी तबीयत सही नहीं, मेरे शुरू से बिल्कुल मेरा हाल ही बुरा था। तो इस पर सही कह रही हैं आप, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूँगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि माशाल्लाह अल्लाह ने भी आपको ये बेटा माशाल्लाह है आपका, इसको आपकी ज़रूरत है। थोड़ा सा हौसला कीजिएगा, ताकि क्योंकि आगे जब ये केस चलेगा आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी।
आपको बहुत हौसला करना पड़ेगा। इस वक्त भाई उसका जो बड़ा है अब्दुल रऊफ़ का, वो मेरे साथ मौजूद है। बच्चे आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 19 है। 19 साल है। ज़ाहिर है कि मैं आपकी अम्मी से वो सवाल और आपकी दादी से वो सवाल इस वजह से नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो ख़वातीन हैं और उनकी हालत आप देख रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इस वक्त केस में जो थोड़ी सी तेज़ी आई, थोड़ी सी किसी हद तक, उससे मुतमईन हो के आगे चल के भी इसी मुस्तैदी के साथ वो काम करेंगे, या आपको लगता है कि बस यही फुल स्टॉप लग जाएगा, अगर मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया तो यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा? उम्मीद नज़र आ रही है आपको या नहीं? नज़र तो आ रहे, भी नज़र आ रहे, लगा है मेरे को जी। बस यही देख रहा हूँ, आप लोग आए हैं तो शायद उम्मीद हो इसमें, और इंसाफ तो चाहिए। ये अभी रोज़ रोज़ अम्मी को देखता हूँ घर पे रो रहा होता है, जाहिर सी बात मेरा भी दिल करता है जाके उनको मैं खुद ही मारूँ। अम्मी की सारे दिन में यही हालत रहती है? जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, रोते रहते हैं घर पे बैठे हुए। सोचे मैं मना करता हूँ, कुरान यासीन शरीफ बैठ के पढ़ रहे होते हैं बैठ के, इस वजह से तो मैं मना करता हूँ अम्मी को, नहीं रोया करो। दिल में ऐसे कुछ होता है मैं खुद जाऊँ उनको ढूंढ के मार दूँ, ऐसे ही होता है। मना कर रहा होता हूँ, हमें चाहिए इंसाफ चाहिए। चूँकि तुम बहादुर हो और तुमने अपने ज़ब्त को बड़े ज़ब्त के साथ तुम यहाँ पे बैठे हुई हो अपने आंसू रोक कर, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें उसके उन दोस्तों के बारे में थोड़ा कभी शक हुआ था कि बड़े भाई हो ना, तो तुमने कभी उसे रोका कि ये तुम्हारे दोस्त मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहे, कुछ ऐसा तुम्हें कुछ लगा, या तुम्हें बिल्कुल अचानक ही पता चला कि ये दोस्त अच्छा इस तरह के थे? हाँ, मुझे खुद अचानक पता चला, क्योंकि मेरा उनसे सलाम दुआ होता था, कभी कभी मिल जाते, मगर मुझे अचानक पता चला ये ऐसे। उनको पहचान लोगे तुम? हाँ पहचान लूँगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ, मैट्रिक कर लिया, पेपर दिया हुआ है, ख़त्म। जी आगे क्या करोगे? आगे बस शौक़ बहुत कुछ है, करेंगे इंशाल्लाह बहुत कुछ। यानी कि अगर इस केस का कहीं पता चलता है कि ये आगे जा रहा है तो तुम कुछ अपनी लिए ज़िंदगी के लिए सोचोगे? जी जी बिल्कुल सोचूंगा, फिर इंसाफ मिल जाएगा। ये है वो फैमिली। अच्छा, अब इनसे तो खून का रिश्ता था ना, अब ज़रा चलते हैं हम बाहर, जो अहले मोहल्ला हैं वो इस वाक़े के बाद वो क्या कहते हैं, वो उसकी ज़िंदगी के अंदर उस बच्चे के बारे में क्या कहते हैं कि वो बच्चा जो था वो कैसा था, वो ज़रा थोड़ा सा उनसे भी मालूम कर लेते हैं इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो। लेकिन यकीन मानिए कि इधर इस स्टोरी को कवर करते हुए यकीन मानिए कि मेरे अपने औसान जो है ना वो ख़ता हो गए, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे विजुअल्स दिखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और जो मैंने अपने आप को उस जगह पे रख कर मैंने रिलेट करने की कोशिश की तो मेरा हौसला नहीं हो सका। ये जिसका मेरा हौसला नहीं हो सका ये उस आजमाइश से गुज़र रहे हैं। अच्छा, यह मैं आपको बता दूँ, ये बलोच कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी ख़वातीन दहलीज से बाहर नहीं जाती, यानी कि अपनी हद से बाहर नहीं जाती। तो मैं इनकी गलियों में ही इन ख़वातीन से जो कि जिनके हाथों में वो बच्चा पल के बड़ा हुआ है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। तो बच्चा बहुत अच्छा था और बहुत हंसाता था सबको। वो इसी मजलूम को ऐसे ही मारा गया है, पता नहीं कैसे किया गया, या इंसाफ हमारे को मिले। क्यों बच्चा इसका हमारी गली का बच्चा था, अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था बच्चा। आप क्या कहेंगी? आपके सामने भी रऊफ़ जो था वो पल के बड़ा हुआ, उसके कैसे कोई उसकी जो थे दोस्त वगैरह, उसके आपको लगता था कि उसके कोई ऐसे दोस्त निकलेंगे? क्योंकि वो बच्चा तो आप सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा था, तो उसके दोस्त ऐसे कैसे निकले? हाँ ना, हमारे को यही है, तो भाई बच्चा तो खेलता था यहाँ, तो पता नहीं छोटे बड़ों से बहुत अदब से मिलता था। जब ऐसे ही हमारे महल्ले में रहे तो बहुत अच्छा था। आपको लगता है वो बिल्कुल बेकसूर था और बेकसूर की जान ली गई? हाँ बिल्कुल बेकसूर था। कोई घूमने के लिए गया था, पता नहीं कि दोस्तों ने कैसे लिया, किसी कैसे मारा गया बच्चे। हम सब लोगों को अफसोस है, पूरे हमारे गाँव को पूरे को अफसोस है कि रऊफ़ ऐसा अच्छा लड़का था, उसको कैसे मारा गया है, ये जुल्म हुआ है। मेरा छोटा बच्चा, उनके साथ सारे दोस्त हैं, बाहर खड़े हैं बच्चे, तो उनको सारा पता था। हमारे खुद ही दुख है, क्योंकि इसकी दादी की क्या हाल है, इसकी माँ की क्या हाल है, खुद ही रोए हैं इसके लिए, बच्चे के लिए। इतना अच्छा बच्चा था, पता नहीं मासूम था, इतनी थोड़ी उसकी उम्र थी जो ये ऐसे बेगुनाह मर गया। 16 साल का, तो अभी वो पूरा, उसने तो जवानी की दहलीज पे अभी कदम भी नहीं सही तरह रखा था कि उसको। वो तो कह रही हूँ, तो छोटा बच्चा था, मेरा बेटा भी इतना ही है, तो हमारे बच्चा था। लेकिन वो हमारे को ये दुख है कैसे गया, किसी को दुखाया था उस बच्चे ने। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं तो कोई इंसाफ हो जाए, बच्चे का इंसाफ हो, रऊफ़ का इंसाफ हो। गरीबों का बच्चा है, माँ जैसे माँ दादी की हालत देखो, बाप की हालत देखो, सारे पड़ोसी ऐसे ही हैं। इतना दुख है उसका बच्चे का। आज भी ये लोग जो हैं इतने दिन बाद भी इनको जो है वो थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई है मीडिया की सूरत में। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं अपने इस प्रोग्राम के आखिर में अपने बाकी जितने भी साथी मीडिया पर्सन्स हैं, एंकर्स हैं, जो ख़ुद मेरी ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि हम
हमारा ये इस वक्त इससे बढ़कर हमारा कोई काम नहीं हो सकता कि हम आएँ और इस केस को हाईलाइट करें। मैं आ चुकी हूँ, मैं बाकी तमाम अपने जो साथी एंकर्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, मैं उनसे रब्ता कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि वो भी आकर इनकी आवाज़ बने ताकि ये हाई प्रोफाइल केस बने और ये बेचारे जो बिल्कुल चार दीवारी के अंदर मैसूर लोग हैं जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है, ये केस हाई प्रोफाइल बने ताकि इनका जो इंसाफ का जो एक प्रोसेस है वो ठीक तरीके से और तेज़ी के साथ आगे चले, वरना यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा, याद रखिएगा। ये मेरी आप लोगों से दस्तबदस्ता गुजारिश भी है और मैं इस प्रोग्राम के बाद मैं आप लोगों से रब्ता भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे मालूम है कि आप लोग ज़रूर आएंगे यहाँ पर और जिस तरह मैंने आवाज़ उठाई है आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे क्योंकि यही हमारा एक्चुअली हमारा काम है। फिलहाल आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।